हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडमा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। यह कोर्स यदि आप लोग एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पीएससी या एमपी फॉरेस्ट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ यदि आप लोग अन्य किसी राज्य की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हिंदी भाषी माध्यम के छात्रों के लिए, साथ ही साथ यदि आप लोग यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए ये हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था कोर्स काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग हमारे इस एडमार्क चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश एडमा क्लासेस जो है तो मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए हिंदी माध्यम में रोजाना क्लासेस चलाता है, जिसमें आप लोग सुबह 8 बजे मध्य प्रदेश से संबंधित जीके, इतिहास, भूगोल, मतलब मध्य प्रदेश का जो संपूर्ण जीके है वो सुबह 8 बजे पढ़ेंगे। देशांत जैन सर पढ़ाते हैं, भूगोल की क्लास चलती है, उसमें करंट अफेयर्स भी कवर किया जाता है इसमें। साथ ही साथ आप लोग 9 बजे क्लास कर सकते हैं भूगोल की क्लास, जिसमें भूगोल के सर बहुत ही अच्छे से मैप्स और ट्रिक्स के माध्यम से आपको हर चीज़ें पढ़ाते हैं, तो उसकी क्लासें आप लोग करिए। इसके अलावा आप लोग 10 बजे जो हमारी राज्य व्यवस्था की क्लास चलती है उसको तो आप लोग कर ही रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग कर सकते हैं एप्टीट्यूड की क्लास भी, जिसका टाइमिंग है दोपहर में 3 बजे से। तो ये टाइम आप लोग नोट कर लीजिए और अपना क्लास समय से करिए, क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसका एक कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं आज हमें पढ़ना क्या है। आज हमें पढ़ना है संविधान संशोधन के बारे में। तो संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, संविधान संशोधन कैसे होता है, हमारे संविधान के किस आर्टिकल में ये दिया गया है, और किस प्रकार के कितने प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, उन सभी बातों को हम लोग इस लेक्चर्स के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारा संविधान का संशोधन की प्रक्रिया है वह हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। और यह अगर भाग पूछ लिया जाता है किस भाग में है, तो ये संविधान के भाग 20 में है। तो संविधान संशोधन के बारे में संविधान में कहाँ किस भाग में दिया है यह पूछा जाता है, तो आप भाग 20 बताएंगे। तथा साथ ही साथ आर्टिकल पूछा जाता है, क्योंकि कई एग्जामों में, छोटे छोटे एग्जामों में सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान का संशोधन हमारे संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे आर्टिकल 368 से। इससे जो हमारा संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है वह किस देश के संविधान से ली है इसको भी जानना जरूरी है। तो जो हमारे देश में ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अब आइए हम लोग देखते हैं जो हमारा आर्टिकल 368 है वह क्या कहता है। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। तो आर्टिकल 368 बताता है कि जो संसद की शक्ति है संविधान को संशोधन करने की, उसके बारे में बात करेगा, और उसके लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, यानी किस प्रकार हमारा संविधान में संशोधन होगा, उसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल 368 में बात की जाती है। यदि इसका हम लोग सेक्शन 1 देखें तो सेक्शन 1 किस बारे में बात करता है, कह रहा है, इसको पहले पढ़ लेते हैं क्या इसको लिखा है। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, यानी हमारे संविधान में कोई भी बात कही गई है किसी भी भाग में, किसी भी आर्टिकल में, उन सब के होने के बावजूद संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, यानी जो संविधान के द्वारा संसद को शक्तियां दी गई हैं उसका प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। मतलब कहने का क्या है कि कोई भी उपबंध हो संविधान का, चाहे वो किसी भी संविधान के कोई भी उपबंध है, उसमें परिवर्धन कर सकती है, यानी उसको बढ़ा सकती है, उसमें कोई भी इनरिचमेंट कर सकती है, उसमें नई चीज़ों को जोड़ सकती है, तो जोड़ सकती है ये रखिएगा। यानी संविधान के संशोधन के द्वारा उसमें कुछ नया चीज़ जोड़ा जा सकता है, परिवर्तन कर सकती है यानी बदलाव कर सकती है, कोई भी चीज़ दिया हुआ है उसके जगह पर कुछ दूसरे चीज को वहां पर रख सकती है, तो परिवर्तन भी कर सकती है। और साथ ही साथ निरसन करने का भी अधिकार दिया है। निरसन क्या है, किसी भी चीज को डिलीट कर दे, हटा दे, हमारा कोई भी उपबंध दिया है उसको हटा दे। जैसे आप लोग जानते हैं जो तो हमारा जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार,
फंडामेंटल राइट में भाग 3 में हमने पढ़ा था, उसको हटा दिया गया, तो निरसन कर सकती है। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के काम कर सकती है संविधान संशोधन के द्वारा, परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन। ये तीनों शब्दों को याद रखिएगा क्या क्या किया जा सकता है। और ऑप्शन जब बनेगा तो उसमें कोई और भी नया एक वर्ड दे दिया जाएगा, तो पूछेगा इसमें संविधान जो तो हमारी जो संसद है किस प्रकार से संशोधन कर सकती है, तो आप लोग याद रखिएगा परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन, ये तीनों प्रक्रिया के अनुसार, मतलब ये 3 काम कर सकती है संविधान संशोधन प्रक्रिया के अनुसार। फिर अब हम लोग जो मेन प्रक्रिया दी है, जिसके लिए प्रक्रिया की बात की गई है, उसको देखते हैं क्या है। कि हम लोग सेक्शंस 2 यदि देखें तो उसमें प्रक्रिया के बारे में बात की है। वो प्रक्रिया क्या है? इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधायक प्रस्तुत पुनः स्थापित करके किया जा सकेगा। तो जो हमारा संविधान के संशोधन का प्रारंभ होगा, यानी इनिशिएट कहाँ किया जाएगा, तो संसद के किसी सदन में किया जा सकता है। आप लोग संसद तो जानते होंगे, संसद जो होती है हमारी वो 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। इसमें 2 सदन होते हैं, लोक एक होता है राज्यसभा, पहले उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है। निम्न सदन उसको कहते हैं निम्न सदन, निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं, लोकसभा। और एक होता है राष्ट्रपति। तो ये 3 चीज से मिल के जो है तो हमारी संसद बनी होती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो जो हमारा ये संविधान संशोधन का आरंभ हो सदन, किसी सदन में, 2 सदन, उच्च सदन, निम्न सदन, तो चाहे वो निम्न सदन हो चाहे उच्च सदन, किसी भी सदन में इसके प्रयोजन के लिए विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा। तो यानी कभी पूछ लिया केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, या कह दिया कभी राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट जब कहा जाता है तो वो गलत हो जाते हैं। या कोई राज्य जो है तो राज्य भी नहीं, ये संसद आरंभ करता है और किसी भी सदन में आरंभ किया, संसद में आरंभ होगा प्लस साथ ही साथ किसी भी सदन, क्योंकि जो संशोधन की प्रक्रिया दी है केवल संसद को दी है, राज्य सरकारों या विधायिका, राज्य की विधायिका को नहीं दी गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। ठीक, तो ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो पहली बात, अब देखिए पारित, पास कैसे हो रहा है, किसी कोई भी विधेयक है तो जब वह विधेयक क्या होगा, प्रत्येक सदन में, दोनों सदन में, वो लोग चाहे किसी भी सदन में पास हुआ हो, लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा से बना हो, तो उसको दोनों सदनों से उस किस प्रकार पास हो, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत। तो जो कुल सदस्य की संख्या रहेगी, जैसे हमारा आप लोग मालूम होगा, जैसे हमारा राज्यसभा है तो 250 ये सदस्य संख्या है, लोकसभा में 545 या 552 क्षमता होती है। तो ठीक, तो अगर 545 का स्ट्रेंथ है तो 545 का आधा कर दीजिए आप लोग, 2 7 2, 272 से ज्यादा यदि सदस्य लोग, 273 लोग इसके पक्ष में पास करेंगे तो यह कुल सदस्य सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत होगा। तो 272 से ज्यादा रहना चाहिए, प्लस ये तो रहना चाहिए, साथ ही साथ और कंडीशन दी है, उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत द्वारा। तो जो उसमें उपस्थित हैं सदन में उसका 2/3 बहुमत भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 545 टोटल स्ट्रेंथ है, 450 स्थित है, मैं प्रेजेंट है, तो उसका 2/3 कर दीजिए, 3 से भाग दीजिए, 15 से 45, 150 दूना, यानी कि 300। यदि देखिए हमारा जो बहुमत मिल रहा है वो 272 लोगों में ही है, लेकिन ये सदन की संख्या 450 है, तो हमें कम से कम मिनिमम 300 वोटों के रिक्वायरमेंट होगी। जब 300 वोट पक्ष में पड़ेंगे तो ही वह उस सदन से पास होगा। अन्य कंडीशन को एज्यूम करने की कोशिश किया जाए, जैसे 545 सदन की संख्या है लोकसभा की, अब बहुमत तो 272 में हमको मिल गया है, ठीक, तो मिनिमम 273 तो हमें वोट चाहिए ही चाहिए। अब मान लीजिए हमारे जो सदन की संख्या है वो हमारे 300 है, ठीक, 300 लोग उस दिन उपस्थित होते हैं, तो 300 का 2/3 कितना होता है, ये होगा आपका 200 लोग। तो अब जो सदस्य के 2/3 बहुमत, तो सदन में जो पास होने के लिए हमको बहुमत, इस संख्या को हम लोग निर्धारित नहीं करेंगे बल्कि हमें बहुमत देखना होगा। यानी 300 में
272 लोग पक्ष में वोट देंगे तभी वह बिल पास होगा। ऐसा नहीं कि 2/3 जो प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं उसके 200 लोग पक्ष में वोट दे भी देंगे तो भी वह नहीं पास होगा, बल्कि पास होने के लिए हमें कितना संख्या चाहिए, 272 की संख्या। तो इसलिए जो कोई भी हमारा अगर संविधान संशोधन का विधेयक है तो उसको पास होने के लिए 2 कंडीशन बात कह रहा है। एक तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए और साथ ही साथ सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पास किया जाना चाहिए। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार हमारे कोई संसद में है तो यह संविधान संशोधन विधेयक किस प्रकार वहां से पास होके बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार दोनों, इसी प्रकार लोकसभा से भी पास होगा और साथ ही साथ यह राज्यसभा से भी इसी प्रकार पास होगा। इसके बाद की क्या प्रक्रिया है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा और तब संविधान उस विधेयक के निबंधों के अनुसार संशोधित किया जाएगा। तो अब देखिए, जब यह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो राष्ट्रपति को क्या करेगा, राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या करेगा, अनुमति देगा। यानी कि अब जो संविधान संशोधन होता है उसमें राष्ट्रपति को अनुमति देना आवश्यक है, ना तो वह यहाँ लौटा पा रहा है और ना ही उसको अपने पास रखेगा ही। यानी जो संविधान तो किस यदि कभी पूछा लगा कि कोई संविधान संशोधन है वह राष्ट्रपति के पास गया तो वह उसको रख सकता है, वापस कर सकता है या पास कर सकता है, तो उसको पास करना होगा, अनुमति देना होगा, तब वह संविधान इस विधेयक के अनुबंधों के अनुसार संशोधित। तो अब जब विधेयक जो संविधान में संशोधन किसी प्रावधान में किया गया है उसको जब राष्ट्रपति उसको अपना विधेयक को अनुमति दे देगा तो संशोधित मान लिया जाता है। इसके बाद भी आप लोग देखते होंगे उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाता है जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत भी है। तो कोई भी अगर हमारे इस फंडामेंटल राइट या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर्स को वायलेट करता है, कोई भी प्रोविजन, कोई भी उपबंध, तो उसको नल और वाइड घोषित कर दिएगा, उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है। वो न्यायालय की प्रक्रिया है, वो बाद में होती है। लेकिन यहाँ संविधान किस प्रकार संशोधित होते हैं वह संविधान संशोधन की प्रक्रिया यहाँ हमने आपको समझाई है। यदि कोई भी चीज को आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके उसको पूछ भी सकते हैं। आइए देखते हैं। परंतु इस प्रकार का यदि कोई भी संशोधन होता है तो अनुच्छेद 54, 55, 73 ये सब आप लोग जानते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित है, इलेक्शन से, मंत्रिपरिषद से संबंधित है, राज्यों के संविधान लेजिस्लेटिव और वहाँ के एग्जीक्यूटिव पावर से संबंधित है, भाग 5 के अध्याय 4, 6, इस प्रकार जो 7वीं अनुसूची है राज्यों का प्रतिनिधित्व है और इस आर्टिकल 300 अनुच्छेद का खुद का उपबंध है। यदि ऐसे कोई भी परिवर्तन हमको करने हैं तो ऐसे संशोधन के लिए उपबंध करने वाला विधायक राष्ट्रपति के पक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसे उस संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों के उन विधानमंडलों के समर्थन भी अपेक्षित होगा। यानी कि यदि कोई भी, ये जितने भी प्रोविजन दिए हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित हैं, फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। यदि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना, हमारे जो संघीय व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था, ठीक ना, तो संघीय व्यवस्था में यदि हमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो इसके लिए राष्ट्रपति के समक्ष कोई भी विधेयक प्रस्तुत करने से पहले उस संशोधन को हमें क्या होगा, कम से कम आधे से अधिक राज्यों के, हमें कम से आधों से अधिक राज्यों के क्या चाहिए, विधानमंडल द्वारा उसको अनुसमर्थन प्राप्त होने चाहिए, उसका रेटिफिकेशन आवश्यक है, उसके द्वारा समर्थित होना आवश्यक है, तभी वह कोई भी संशोधन माना जाएगा कि यह संविधान संशोधन पास माना जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से प्रोविजन है वो हम आगे आपको अलग अलग तरह से 3 प्रकार का जो है तो संशोधन होता है संविधान में। एक तो साधारण बहुमत के द्वारा पास हो जाता है, यानी आधे से ज्यादा बहुमत है यदि सदस्य संख्या का तो उसको साधारण, बहुत से कानून साधारण बहुमत के द्वारा पास होते हैं। कौन कौन से पास होते हैं उसको हम आगे चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ 3 प्रकार का जो होता है उसमें दूसरा होता है विशेष बहुमत के द्वारा, कि हमें जो तो आधे जो तो सदन का बहुमत तो मिलना ही चाहिए, साथ ही साथ जितने प्रेजेंट और वोटिंग है उसका 2/3 वोट मिलना चाहिए। तो विशेष बहुमत के द्वारा भी बहुत से
कुछ संशोधन पास होते हैं, और साथ ही साथ बहुत से ऐसे भी संशोधन हैं, कुछ ऐसे संशोधन हैं जो क्या होते हैं, आधे से अधिक राज्य मंडलों की संसद की आवश्यकता होती है, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, इनको हम लोग आगे देख लेते हैं। पहले देखिए, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे कौन से विधेयक है जो साधारण बहुमत से पास होते हैं, कौन से प्रावधान है संविधान के जो विशेष बहुमत से पास होते हैं, और ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिनके लिए जो तो आधे से अधिक राज्यों के सहमत की आवश्यकता होती है। तो हम लोग सबसे पहले साधारण समझ लेते हैं। साधारण, यदि कोई नया राज्य बनाना है तो नए राज्य को बनाने के लिए हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो याद रखिएगा, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए मतलब राज्यों के किसी भी चीज में, चाहे वो राज्यों के निर्माण हो, उसके क्षेत्र हो, सीमा हो, संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन हो, तो इस प्रकार का कोई भी राज्य से संबंधित, उसके टेरिटरी से संबंधित कोई भी कार्य किया जा रहा है तो साधारण बहुमत से किया जा रहा है। साथ ही साथ राज्य विधान परिषद का निर्माण, उसकी समाप्ति भी साधारण, संसद जो है तो साधारण बहुमत से किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर सकती है, उसको समाप्त भी कर सकती है। दूसरी अनुसूची के कोई भी विषय है, चाहे वो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए चाहे जो परिलिब्धियां दी जाती हैं, भले विशेषाधिकार दिए जाते हैं, वेतनाधिकार, ये जितने भी उनको चीजें उपलब्ध, सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो वेतन भत्ता, वो सब चीजें साधारण बहुमत से भी पास हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि साधारण बहुमत से राष्ट्रपति का वेतन हो गया, लोकसभा, न्यायाधीश, इन सब चीजों के जो सर्विस कंडीशन है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो वो सभी परिवर्तन हमारे साधारण बहुमत से हो जा रहे हैं। संसद में जो गणपूर्ति सदस्यों की गणपूर्ति है वो भी हमारा साधारण बहुमत से। संसद के सदस्यों के वेतन भत्ता, ये जितने भी चीज हैं वो सभी साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं। साथ ही साथ ये देखिए तो संसद में जो प्रक्रिया नियम है, यानी संसद किस प्रकार के कार्य करेगी, उसके लिए प्रोसीजर जो दिए गए हैं वो भी हमारे साधारण बहुमत के द्वारा हम लोग उसको परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा संसद, इसके सदस्यों और इसके जो समितियां हैं उसके विशेषाधिकार जो दिए गए हैं संसद में, उसको सदस्यों को चाहे समिति हो उनके विशेषाधिकार को भी संसद जो हो तो साधारण बहुमत से पास कर सकती है। संसद में किस भाषा का प्रयोग कर, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना है कि नहीं करना है, यह भी जो हो तो साधारण बहुमत से पास हो जा रहा है। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की जो संख्या होती है, यानी न्यायाधीशों, कितने न्यायाधीश होंगे उच्चतम न्यायालय में, उनकी संख्या, जिससे इस समय वर्तमान में कितना हो गया, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो इस प्रकार जो तो वर्तमान में 34 जो तो न्यायाधीशों की सदस्यों की संख्या है। तो याद रखिएगा ये सब चीजें भी पूछा जाता है। तो यदि न्यायालयों में जो तो अवर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन करना है तो भी जो है साधारण बहुमत से पास हो जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा प्रभाव, महत्व प्रदान करना है, तो यदि न्याय क्षेत्र को भी ज्यादा महत्व प्रदान करना है तो भी ये साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। राजभाषा का प्रयोग करना है, ठीक, तो यदि राजभाषा के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो भी हमारा साधारण बहुमत से पास हो जाता है। तो ये सभी चीजें आपको याद रखना है। अब जैसे देखते हैं नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, किसी व्यक्ति को नागरिकता की प्राप्ति देना है या उसको नागरिकता समाप्ति करना है, तो ये भी संसद को, ये किसको शक्ति दी जाती है। अगर ऐसा ही एग्जाम में पूछ लिया जाए तो नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रावधान में संशोधन करना है तो ये संपूर्ण शक्ति राज्य सरकार को दी गई है, विधानमंडल को दी गई है, राज्यसभा को दी गई है, संसद को दी गई है, केवल लोकसभा को दी गई, तो ये संसद को दी गई है नागरिकता के, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। फिर साथ ही साथ संसद और राज्य विधानमंडल के लिए अलग से निर्वाचन पद बनाना है, तो निर्वाचन की पद्धति जो करना है तो वो भी जो है तो साधारण बहुमत से पास होगा, चाहे वो निर्वाचन की प्रक्रिया चाहे वो संसद की हो चाहे राज्य विधानमंडल की। साथ ही साथ निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना है, डिलिमिनेशन कमीशन जो बनता है कि कैसे सदस्यों की संख्या होगी या क्षेत्र कितना क्षेत्र रहेगा, वो सभी काम भी संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कोई भी प्रावधान में परिवर्तन करना है तो संसद आसानी से कर सकती है। 5वीं सूची, जैसे आप लोग जानते हैं अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन होता है, 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची लागू होती है। वो राज्य कौन कौन से हैं ये अभी आप कमेंट कर बता सकते हैं आसानी से, जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस प्रकार के कौन कौन से राज्य, उड़ीसा हो गया। तो 5वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य रखे हैं वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 6ठी अनुसूची में कौन से राज्य हैं, जैसे यहाँ 6ठी अनुसूची की जनजातियों के प्रशासनों का है तो वो कौन कौन से है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये याद रखिएगा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक ना, आसाम।
तो छठी अनुसूची का है ये, कौन कौन से 4 स्टेट में है, 4 स्टेट, तो इसको आप लोग सिंपल याद कर सकते हैं, AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। तो छठी अनुसूची के अगर इन क्षेत्रों के कोई जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन करना है, इसके लिए भी जो है संसद साधारण बहुमत से कोई भी कानून पास कर सकती है। अब हम लोग देखते हैं संसद विशेष बहुमत के द्वारा क्या कर सकती है। तो विशेष बहुमत के लिए कब कब आवश्यकता होती है, कोई मूल अधिकार में यदि कोई भी परिवर्तन करना है तो संसद का विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत किसको कहते हैं, 50% लोग प्रेजेंट और वोटिंग जो हाउस की क्षमता है सदन की, साथ ही साथ 2/3 प्रेजेंट और वोटिंग, जितने प्रेजेंट है और वोट दे रहे हैं, यानी लगभग 67%। यदि 67% का मिल जाता है तो वो जो हो तो इसके लिए जो तो विशेष बहुमत उसको कहते हैं, ठीक ना। तो विशेष बहुमत क्या है, साधारण बहुमत क्या है, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मूल अधिकार को परिवर्तित किया जा सकता है विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत के राज्य के नीति तत्वों में कोई भी सिद्धांत में परिवर्तन करना है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। और वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणी यानी साधारण बहुमत और एक विशेष बहुमत प्लस आधों से अधिक राज्यों के लिए अगर इसमें कहीं कैटेगराइज नहीं किया गया है तो ऐसे कोई भी जो उपबंध बचे हुए हैं उसको भी अगर संशोधन करना है तो विशेष बहुमत की हमें आवश्यकता होती है। तो संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के द्वारा, अब हम लोग देखेंगे जो राज्यों की स्वीकृति के द्वारा जो तो विशेष बहुमत तो आवश्यक है ही, साथ साथ राज्यों की स्वीकृति भी आधे से ज़्यादा राज्यों की स्वीकृति हमें जरूरत होती है। तो ऐसे कौन कौन से संशोधन, इसको हम पहले ही बता चुके हैं, ये सभी फेडरल स्ट्रक्चर वाले होते हैं, ठीक ना। फेडरल स्ट्रक्चर अगर जिसमें है वहाँ, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, निर्वाचन की प्रक्रिया जो होती है वो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। केंद्र और राज्य कार्यकारिणियों की शक्तियों का व्यवस्था, तो राज्य के केंद्र की कार्यकारिणी शक्ति है और चाहे राज्य की एग्जीक्यूटिव फंक्शन जितने भी होते हैं, पावर होता है, उसमें अगर कोई भी हमें संशोधन करना है, कोई भी बदलाव करना है तो हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ साथ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई भी प्रोविजन में हमें संशोधन करना है, कुछ भी करना है तो इसके लिए भी हमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी शक्तियां होती हैं, यहाँ देखिए कार्यकारी शक्ति, अब यहाँ लेजिस्लेटिव शक्ति, विधायी पावर भी है जो पावर, उसमें भी यदि कोई भी डिवीजन में कोई भी संबंधित कार्य संशोधन करना है प्रावधान में तो हमें राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। साथ साथ 7वीं अनुसूची में संबद्ध कोई भी विषय, 3 अनुसूचियाँ होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें सब में क्या कितने विषय दिए गए हैं ये भी आपको याद रखना चाहिए। लगभग एक बार पढ़ लीजिए कौन कौन से विषय हैं, तो कभी पूछा गया एग्जाम में कौन सा राज्य से है, कौन केंद्र से, कौन समवर्ती से, वो भी आपको मालूम रहना चाहिए। तो इसमें कोई भी इन सूचियों में यदि कोई भी विषय एक दूसरे में चेंज किया जाना है तो इसके लिए भी हमें राज्यों, आधे से अधिक राज्यों के स्वीकृति की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व, जैसे संसद में राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें कितना प्रतिनिधित्व होगा, किस राज्य का कितने सदस्य होंगे संसद में, अगर इसमें कोई परिवर्तन करना है तो भी हमें आधे से अधिक राज्यों के सहमति की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ संविधान संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है प्रक्रिया 368 में, यदि किसी इसमें भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करना है तो भी हमें जो तो आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। 1/8 है जो GST, अभी 2017 में GST काउंसिल है, 2017 में बनी है, ठीक ना। तो इसमें भी यदि कोई परिवर्तन करना है तो हमें, क्योंकि यह केंद्र और राज्य के बीच सहमति के द्वारा चलता है तो ये फेडरल स्ट्रक्चर आ जाता है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन करना है तो हमें आधे से अधिक राज्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और प्लस आधे से अधिक राज्यों के सहमति की भी आवश्यकता होती है। तो ये सारे आप लोग प्रावधान याद कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि कौन से विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों के स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ये याद कर लेंगे तो आपको अन्य चीज़ों को भी थोड़ा याद करने में, अन्य विधेयक को भी समझने में आसानी होगी। अब आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसमें किसकी जो होती है, इस प्रक्रिया की जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको किन आधारों पे जो हो तो हमारे संविधान संशोधन के आलोचकों ने इसकी आलोचना की है। तो इसके लिए कहा गया है कि इस संविधान पहला कि कोई विशेष निकाय नहीं बनाया गया है, विशेष निकाय की कमी है, यानी कि जैसे अन्य राज्यों में जैसे अमेरिका हो गया या अन्य देशों में संविधान संशोधन के लिए एक विशेष निकाय बनाया जाता है, तो उस प्रकार की कोई भी हमारे जो तो देश में कोई भी जो तो संस्थान नहीं बने। तो संविधान प्रक्रिया, संशोधन प्रक्रिया के आलोचक जो तो इस बातों पर साथ ही साथ यह कहते हैं कि राज्य विधानमंडलों को कोई शक्ति नहीं दी गई है।
संविधान संशोधन करने के लिए। तो केवल केंद्र जो है तो पूरी जो सर्वोच्च शक्ति है वो संसद के पास है, न कि राज्य विधानमंडलों के पास। और जो किया जाता है संविधान जो संसद में है, और अकेले जो है तो संसद जो है तो साधारण बहुमत के द्वारा ही या विशेष बहुमत के द्वारा ही बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन कर सकता है। यानी अधिकतर जो प्रावधान रखे गए हैं वो साधारण या विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधन करने के लिए रखे गए हैं। राज्यों के जो संस्तुत की आवश्यकता हो तो बहुत कम चीज़ों में रखा गया है। प्लस साथ ही साथ हमारे यहाँ जो तो 2/3 रखा गया है। वहीं अमेरिका में देखा जाए तो कोई विशेष राज्यों की आवश्यकता होती है, वो 3/3 राज्यों की अनुमति लेना आवश्यकता होता है। तो यहाँ हमारे जो कंट्री में संविधान संशोधन की प्रक्रिया थोड़ा आसान कर दी गई है। अमेरिका के संविधान में कहा भी जाता है इसको कठोर संविधान, हमारा जो संविधान है कठोर और लचीला दोनों प्रकार। तो आलोचक मानते हैं कि यह प्रक्रिया जो है तो राज्यों की अनुमति की भी आसान कर दी गई है, ठीक ना। तो 3/4 का अनुमोदन आवश्यक होना उनका कहना है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है 2/3 है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि दोनों सदनों के कोई मतभेद रहता है तो संयुक्त बैठक का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। संयुक्त बैठक जो ज्वाइंट सिटिंग होती है आर्टिकल 108 के तहत, तो उसका भी कोई प्रावधान जो होता है हमारे संविधान जो तो संविधान में नहीं किया गया है। यदि कोई भी तकरार हो जाती है किसी भी बात को लेके तो संविधान कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। साथ ही साथ कहा जाता है कि जो विधानमंडलीय प्रक्रिया के संशोधन की प्रक्रिया जो तो विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है। केवल विशेष बहुमत के अतिरिक्त संविधान जो तो संसद विधेयक साधारण विधेयक से भी बहुत से पर्याप्त उसको शक्तियाँ मिली हैं कि वो साधारण बहुमत से। तो इस प्रकार हमारे जो आलोचक हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया के, वो इन आधारों पे आलोचना भी हमारे संविधान के प्रक्रिया की आलोचना की करते रहते हैं। तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। और आपको यह बता देते हैं कि जो हमारा संविधान संशोधन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसका बल्कि नोट्स बना लीजिए। जो हमने बातें कही हैं उसमें की हैं तो उन बातों को आप लोग सुनिए ध्यान से लेक्चर, और उनका नोट्स भी बना लीजिए। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जो हमारी वीडियो हैं अगर आगे भी ऐसे अपलोड होंगी तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप लोग हमारे एडमा ग्रुप के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक किसी भी चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। इसका जो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पर इस लेक्चर की PDF उपलब्ध होती है, और साथ ही साथ इसके अलावा वहां पर डेली क्विजेस होते हैं, और ये हर विषय के विशेषज्ञ जो है तो उस क्विज़ को बनाते हैं। और यह क्विज़ आपको प्रीलिम्स एग्जाम्स के, आप किसी भी सिविल सेवा की प्रारंभिक एग्जाम्स जो दे रहे हैं, और साथ ही साथ यदि आप छोटे मोटे SSC, बैंक, रेलवे इन एग्जामों की तैयारी भी कर रहे हैं तो वहाँ हर तरह के क्वेश्चन पड़े रहते हैं। यदि उन MCQ को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपकी एक तैयारी बेहतर हो जाएगी। आप लोगों को एक विशेष बात बताना था कि एडमा का जो है तो आप ऐप भी आ चुका है। इसके लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ से एडमा का यदि सर्च करेंगे ऐप तो आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे एडमा का चैनल का ग्रुप भी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे टेस्ट सीरीज है, क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस। तो स्पेशल क्लासेस जो होती हैं वो ऐप पे चलती हैं, और टेस्ट सीरीज है वहाँ पर कई सारी मुफ्त में फ्री टेस्ट सीरीज है आपके लिए। और साथ ही साथ वहाँ पर पैड टेस्टेड भी हैं। यदि आप लोग पैड टेस्ट सीरीज खरीदना चाहें और आपने को इम्प्रूव करना चाहें तो भी आप लोग ले सकते हैं ऐप के थ्रू। तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, उसको परचेस कर सकते हैं। तो एक बार पुनः धन्यवाद, थैंक यू।